नमस्कार। आज हम फिर सूक्ष्म जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले भी आप लोगों को सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है, जिसमें आप लोगों को सूक्ष्म जीव के प्रकार में शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ के बारे में बताया गया था। आज हम उसके आगे का कड़ी जीवाणु के बारे में बताएंगे। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटन वॉन लुएनहॉक ने किया था। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा तथा उन्होंने इसे टीनी एनिमलक्यूल्स कहा। टीनी एनिमलक्यूल्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। इरेनबर्ग ने 1829 में इन्हें जीवाणु नाम दिया, अर्थात बैक्टीरिया। विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। चूँकि एंटन वैन लुएनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए एंटन वैन लुएनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ये अनुकूल और प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी सभी में उपस्थित रहते हैं। जीवाणु हरित लवक रहित एक कोषीय, बहुकोषीय, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात वो यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, जिसमें विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब पाए जाते हैं, इसलिए उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब नहीं पाया जाता, इसलिए ये यूकैरियोटिक कोशिका न कहला करके प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। बैक्टीरिया क्लोरोफिल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके चारों ओर कोशिका भित्ति का आवरण भी पाया जाता है। चित्र में देखें तो एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें चारों तरफ आपको कैप्सूल दिखाई दे रहा है। ये कैप्सूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु की रक्षा करता है। फ्लैजिला जो उसको चलने में सहायता करता है, प्लाज्मिड, साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहलाता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है तो साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य को वो अपने कैप्सूल से बाहर कर देता है और वो एक सूक्ष्म रूप ले लेता है। फ्रूट ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियाइड, ये न्यूक्लियाइड है। यहाँ पर सत्य केंद्रक या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके जगह न्यूक्लियाइड पाया जाता है। मीजोसोम्स उसको श्वसन करने में सहायता करता है। जैसे सत्य केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, उसकी जगह यहाँ पर मीजोसोम पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। यहाँ पर राइबोसोम जो है 80S ना पाया जा करके 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इसमें। जैसा कि चित्र में हमने देखा कि जीवाणु का संपूर्ण शरीर कोशिका भित्ति द्वारा ढका रहता है। भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है और झिल्ली के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग में मीजोसोम पाया जाएगा, प्लाज्मिड पाया जाएगा और न्यूक्लियाइड पाया जाएगा। यहाँ पर जो सत्य केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। कशाभिका पाई जाती है और चारों तरफ रोम पाए जाते हैं। इनका आकार बहुत ही अलग अलग रहता है, डिफरेंस होता है आकार में। जैसे बेसिलस का अर्थ होता है क्षण के अनुरूप, अर्थात क्षण के अनुसार लंबे लंबे रहते हैं। जैसे बेसिलस एंथ्रासिस। उसके बाद है कोकस का अर्थ होता है गोलाकार। कोकस का अर्थ होता है गोलाकार, गोल रहते हैं ये। उसके बाद हेलिकल का मतलब होता है घुमावदार। जैसे स्पायरिडियम सॉरिसिस रूप्रेम, ये घुमावदार बैक्टीरिया है। कॉमा में इस प्रकार से कॉमा का निर्माण करते हैं। कॉमा से होता है वाइब्रियो कॉलरी, जो कि हैजा रोग उत्पन्न करता है। जीवाणुओं के पोषण में विभिन्नता पाई जाती है। ये
स्वयंपोषी और परपोषी दोनों ही प्रकार के होते हैं। स्वयंपोषी में प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी इसलिए क्योंकि इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल के द्वारा ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषी में आता है आपका क्रोमेटियम रोडोस्पिरिलियम तथा रसायन संश्लेषी में आता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। परजीवी अर्थात दूसरे से अपन भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें आता है आपका माइकोबैक्टीरियम। सहजीवी राइजोबियम। राइजोबियम एक बहुत ही मुख्य जीवाणु है जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। मृतोपजीवी लैक्टोबैसिलस लैक्टी दूध से दही के निर्माण में काम करता है। तो इस प्रकार से इसका पोषण हो गया। पोषण मुख्यतः दो प्रकार से हो गया, एक स्वयंपोषी और दूसरा परपोषी। चूंकि ये सूक्ष्म जीव है फिर भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ये जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो पहले देखते हैं लाभकारी कैसे होते हैं। तो पहला है आपका भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरता जो है राइजोबियम के द्वारा बढ़ाया जाता है। ये स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। दूध से दही निर्माण करने में लैक्टोबैसिलस बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। दूध से दही का निर्माण करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टी। सिरका का निर्माण करना। सिरका का निर्माण एसिटोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। तंबाकू की पत्ती में सुगंध और स्वाद लाने के लिए बेसिलस मेगाथिनम का उपयोग किया जाता है। चाय की पत्ती को क्यूरिन करने के लिए माइकोकोकस कोंडिसेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कोकस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कोकस का मतलब होता है कि गोलाकार होगा, है ना। यहाँ पर देखिए बेसिलस शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब एक क्षण के आकार का होगा। तो जहाँ पे बेसिलस आएगा मतलब वो क्षण के अनुसार होगा, कोकस शब्द आएगा मतलब गोलाकार होगा, वह ठीक है। रेशों की रेटिंग करने में क्लास्ट्रीडियम ब्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक निर्माण जैसे कि जीवाणु हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं वैसे ही उससे लड़ने के लिए क्षमता भी उत्पन्न करता है, जिसको बोलते हैं प्रतिजैविक अर्थात दवाई का निर्माण करता है जिससे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसियस का उपयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेसियस पदार्थ को सड़ने के लिए, जैसे कोई पदार्थ जो सड़े, जो मृत हो गया, जंतु मृत हो गया, तो वो क्या प्रकृति में ऐसे ही विद्यमान रहता है क्या? नहीं, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो पदार्थ को सड़ाने के लिए बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति का जो पदार्थों का चक्रण है उसमें सहायता करता है। जीवाणु हमारे लिए इतने लाभकारी होते हुए भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी होते हैं। जैसे भोजन की विषाक्तता अर्थात भोजन को खराब करता है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। उसके बाद है विनाइट्रीकरण। जैसे राइजोबियम नाइट्रीकरण का काम किया था वैसे ही ये नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में मुक्त कर देता है। इसको बोलते हैं बेसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जैसे आलू में सैथिल रोग, नींबू में कैंकर रोग, गेहूं में टुंडू रोग, सेब में अग्नि निर्जा रोग, चावल का अग्निमारी रोग। ये सब बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जिसमें से मुख्य भूमिका निभाते हैं सूडोमोनास और जेंथोमोनास। ये सूडोमोनास और जेंथोमोनास पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार जंतुओं में भी बैक्टीरिया रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे जानवरों का काला पैर रोग क्लास्ट्रीडियम चोवाई, और भेड़ में एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेसिस रोग उत्पन्न करते हैं। जानवरों और पौधों में रोग उत्पन्न करने के साथ साथ मानवों में बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जैसे हैजा वाइब्रो कॉलरिक द्वारा होता है, डिप्थीरिया कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरियक द्वारा होता है, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ये सब रोग बैक्टीरिया के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। वैसे तो जीवाणु या बैक्टीरिया का ये जो पार्ट है थोड़ा शॉर्ट है, फिर भी इसका और भी आगे बनता है बताने का, लेकिन अभी इतना ही बताएंगे आप लोगों को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।